नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। तेलंगाना में आज थमेगा चुनावी शोर। बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों ने झोंकी ताकत। 30 नवंबर को होगा मतदान। सिलक्यारा सुरंग में जारी बचाव अभियान पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ली ताजा जानकारी। 52 मीटर खुदाई होने की बताई बात। सुरंग से मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद। सरकारी छुट्टियों में भेदभाव पर घिरी बिहार सरकार। नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई। हिंदू त्योहारों की छुट्टी में की कटौती। 2024 का कैलेंडर किया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। बकाये रकम के आंशिक भुगतान के औचित्य पर उठाया सवाल। पूरे भुगतान का निर्देश देते हुए 7 दिसंबर तक टाली सुनवाई। गोवा में इफ्फी के समापन पर फ्रेंच फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का प्रीमियर। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की होगी घोषणा। माइकल डगलस को दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इजरायल हमास के बीच 2 दिन और बढ़ेगा संघर्ष विराम। गाजा पट्टी में बढ़ी मानवीय सहायता। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन फिर करेंगे पश्चिम एशिया का दौरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच गुवाहाटी में आज। 5 मैच की सीरीज में 2-0 से टीम इंडिया आगे। आज सीरीज कब्जाने पर होगी नजर। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों का कुशल क्षेम जाना। प्रधानमंत्री ने ड्रिलिंग के संबंध में पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा, सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के साथ ही उन्हें बाहर निकालने के राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा, सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि मैन्युअली ड्रिलिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक कुल 52 मीटर पाइप को पुश कर दिया गया है। यदि कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो शीघ्र ही सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंदर फंसे सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य सकुशल है। राहत एवं बचाव कार्य में जुटे श्रमिक, इंजीनियर और विशेषज्ञ अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि फंसे श्रमिकों को निकल जाने के उपरांत सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर तैनात किए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है। सभी रेस्क्यू टीम और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर ने कहा कि 2 से 3 मीटर तक पाइप डालने का काम बाकी है। आज शाम 5 बजे तक कुछ परिणाम सामने आने की उम्मीद है। So we're still mining. We've got a couple more meters to go. The going's quite easy. We're expecting to see some results by 5 o'clock. So how many meters left? About 2 to 3 meters. 2 to 3 meters. Yes. How much like it will take, according to you, sir? About 5 o'clock we should see. और सीधे आपको हम अब प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। प्रोसेस में हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार, और टीएचडीसी ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है, तो उसका भी और अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है। तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहाँ तक
हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है, जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है। नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है। ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद रखिए, डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, जिससे बहुत फायदा होगा। कल के लिए वापसी की गाड़ी बुक कर लें। सर एक सवाल है, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। प्रोसेस में समझा देते कि जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना, तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो हमारे स्टेट की टीम है एसडीआरएफ की और नेशनल की एनडीआरएफ की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एनडीआरएफ के उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेज, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा, दैट माइट टेक टाइम। इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान्स तैयार हैं। जैसे अगर होता है तो द टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, लाइक दिस थिंग इज ओवर, दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी। पहले वो लोग जाएंगे, फिर उन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में जो टीम के लोग होंगे, वो लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोग बाद में बाहर आएंगे। सर क्या अंदर जाके पहले जो एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम होगी वो पहले ब्रीफ करेगी उन मजदूरों को? That क्या प्रोसेस? they have their own SOP actually. I don't want to just discuss in detail, क्योंकि उनकी अपनी SOP होती है। They are going by their SOPs. They had done good drills, जिसको ड्रिल्स कहते हैं कि ड्रिल अपनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। उसके लिए वो हर संभावना के लिए उन्होंने अलग अलग सिचुएशन के लिए भी अपनी सारी की सारी जो टीम है उसको कई बार ब्रीफ कर लिया है। सो जो टीम अंदर जाएगी उसके बाद उनकी कमांडर है, वो कंप्लीट उनकी ड्रिल होती है। सर उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ? नहीं, डॉक्टर्स की अगर जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कहा जा सकता डॉक्टर नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि अच्छा एक बार डॉक्टर को भेज दीजिए, देन डॉक्टर भी जाएगा। अगर उनको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज ओके, उन लोगों से मिलेंगे, द पीपल माइट कम आउट, जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू। डॉक्टर्स की टीम भी तैयार रहेगी, वो सारी की सारी टीम्स तैयार है। चलिए बाकी लेट्स होप पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल हैव अ पीसीए। इस मुआने तक लाने में क्या टाइम आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा है? सभी टाइम कितना लगेगा? देखिए उसके अंदर वो उन्होंने अपनी ड्रिल की है कि पर पर्सन हो सकता है 3 मतलब कहीं 2.5 से 4 मिनट तक लगने की संभावना है, कि उन्होंने ट्रॉली बना रखी है। सो दे विल गो। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, क्या पता जिस प्रकार से उसको आने में टाइम लग रहा है, कभी ट्रॉली का वो जो उन्होंने बना रखा है, सो दे हैव देयर ओन एस्टिमेट अराउंड 2 to 3 hours। तो बाहर आने के बाद की प्लानिंग क्या रहेगी? वो सारी की सारी चीजें जैसे आएगा, जैसे बाहर आ गए उसके बाद क्या रहेगा? डॉक्टर सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हीं से बात की है, साइकोलॉजिस्ट ने की है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज देयर आपका, जैसे आपका पूरा प्लान आगे किया जाएगा विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, वी विल प्लान है। एक इम्पोर्टेंट सवाल
तो उत्तराखंड से प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। सिलक्यारा टनल पर किस तरह से राहत और बचाव कार्य अब युद्ध स्तर पर जारी है। तेजी पकड़ चुका है। 55.3 मीटर के करीब जो पाइप है वो अंदर जा चुका है और शाम तक कुछ अच्छी खबर आने की संभावना जताई गई है और उसके लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो कि जॉइंट ऑपरेशन कर रही है वो वहाँ पर पूरी तरह से तैयार है और पहले वही टीमें अंदर जाएंगी। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम्स भी वहाँ पर तैयार हैं। तो तमाम मोर्चों पर तैयारी पूरी की हुई है। केंद्र सरकार की लगातार नज़र है। प्रधानमंत्री स्वयं बार बार इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो सभी मोर्चों पर तैयारियां पूरी हैं और युद्ध स्तर पर बचाव का काम जारी है। अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 119 सीटों पर 30 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले आज सियासी दलों के लिए आखिरी मौका है जब वो जनसभा और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर सकें और उनके लिए वोट मांग सकें। आज शाम के बाद उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने की छूट होगी। इससे पहले कल बीजेपी के पक्ष में कई रैलियां करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि तेलंगाना को तबाह करने में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति समान रूप से भागीदार है। पीएम के अनुसार आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय को बीजेपी ही सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस की तरफ से आज चुनाव प्रचार में खुद सोनिया गांधी उतरेंगी। सोनिया गांधी पहली बार तेलंगाना में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। वे हैदराबाद में एक रोड शो करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोगों से वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े नेता आज चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवकोंडा में जनसभा करेंगे, जबकि दूसरी जनसभा उनकी नागार्जुन सागर में होगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वारंगल पश्चिम में एक रोड शो करेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में 3 जनसभाएं करेंगे। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने कहा है कि इस मामले में किसकी अनुमति से इस तरीके से विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने जन प्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं करीमनगर से और उर्मिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक तो चुनाव प्रचार में पूरी ताकत सभी दल झोंक रहे हैं, इसी बीच जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की खबर आई है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है, उस पर क्या लेटेस्ट जानकारी आपके पास है? देखिए, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर जो संज्ञान लिया है उसमें कहीं ना कहीं जो विज्ञापन देने का जो मसला है वो एक गंभीर मसला दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यह जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसमें प्रत्याशियों के द्वारा रोड शो निकाले जा रहे हैं। आप हमारे पीछे ये काफिला देख सकते हैं कि लोग कैसे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और यह जो हम जहाँ पर अभी मौजूद हैं रमा, यह गजवेल है। गजवेल जो है यह सिद्धपीठ जिले में आता है और यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की यह विधानसभा क्षेत्र है। अभी हम वहाँ पर हैं। मैं करीमनगर से गजवेल पहुँच चुका हूँ, जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है। और यहाँ पर भी चुनाव प्रचार के लिए तमाम जो पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और केसीआर, इन तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो अब मतदाताओं को अंतिम दिन लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपने विज्ञापन की बात की। विज्ञापन पर निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव के बीच में विज्ञापन देने की कोशिश की गई, यह दिखाता है कि
कैसे अगर गलती हो, भूल से अगर कोई चीज़ें हो जाती हैं तो बात समझ में आती हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा इस तरह की गलती करना यह दिखाता है कि हम किस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, बीजेपी ने उसकी शिकायत की। कल केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने बाकायदा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। और विज्ञापन मसले पर अब जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं घिरती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ की अगर बात करें तो गजवेल में के चंद्रशेखर राव तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला बेहद यहाँ पर कड़ा और रोचक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी की तरफ से इटाला राजेंद्र और कांग्रेस की तरफ से नरसा रेड्डी जो हैं वो के चंद्रशेखर राव को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार तीसरी बार चुनाव यहाँ से लड़ने के बाद वो कामा रेड्डी से भी किस्मत आजमा रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। और के चंद्रशेखर राव हैं वो गजवेल से 2 बार चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं, तीसरी बार वो चुनाव मैदान में है, लेकिन स्थिति अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही थी। शायद इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कामा रेड्डी से भी किस्मत आजमा रहे हैं। जो यहाँ पर स्थानीय लोग बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट को लेकर के किसानों की नाराजगी दिखाई पड़ रही थी। 11 गांव के किसान जो थे वो विस्थापित हो गए थे, जिनको विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा था, लेकिन उन किसानों को घर तो केसीआर सरकार ने बना दिया, लेकिन रोजगार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, जिसकी वजह से किसान जो है वो आंदोलित है। और 11 गांव के किसानों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा है। जो मलन्ना सागर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 11 गांव के किसानों की ज़मीन चली गई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं केसीआर के खिलाफ उनकी कंस्टिट्यूएंसी गजवेल में एक राजेश जो सिचुएशन है रमा, वो थोड़ा टाइट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बड़े मुद्दे हैं और बड़ी जो चुनावी लड़ाई भी है। हमारे साथ उर्मिलेश भी जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, आपसे पूछना चाहेंगे, धुआंधार प्रचार के बीच क्या कुछ विभिन्न दलों की रणनीति? जी बिल्कुल रमा, क्योंकि आज ये आखिरी दिन है, शाम को 5 बजे जो है मतदान आचार संहिता का जो आज आखिरी दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया। और जो है कल जो है आज से 5 बजे के बाद वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि जो तमाम दलों की आज की रणनीति होगी, ये सबसे पहले ये होगी कि 5 बजे से पहले वो तमाम जो रोड शो है और उसके अलावा जनसभाएं हैं वो और अधिक से अधिक जगहों पर जनसभाएं रोड शो कर सके, जिससे कि वो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच करके अपना प्रचार कर सके। और रमा, जैसे कि आप जानते हैं कि तेलंगाना में हम पिछले कई दिनों से चुनाव कवर कर रहे हैं। ऐसे में तमाम दलों की जो है जोर आजमाइश यहाँ पे है। कई स्टार प्रचारकों ने यहाँ पर रैलियां की है, जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री भी चुनाव मोर्चा संभाले थे तेलंगाना में। इसके अलावा कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से भी जो है चुनाव प्रचार हुआ। लेकिन अगर बात यहाँ पर रमा मुद्दों की जाए तो यहाँ पर कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है बीआरएस वो गिरती हुई नजर आई। हालांकि वो कह रही है जनता से कि हमें एक मौका और दीजिए और पिछले जो 2 कार्यकालों का काम जो अधूरा है उस काम को पूरा करेंगे। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जो जनता जनार्दन है, क्या वो केसीआर को हैट्रिक लगवाती है या फिर विपक्ष उसे क्लीन बोल्ड कर रहा है, इसका फैसला तो 3 तारीख को होना है। लेकिन आज जो शाम को 5 बजे जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद जनता के पास भी जो है कई लगभग समय होगा ये सोचने के मतदान से पहले कि आखिर किन मुद्दों पे यहाँ पर जो है चुनाव देगी, क्या कुछ जनता जो है किन मुद्दों को देखकर वो मतदान करेगी और किन मुद्दों को देखकर वो पार्टी चुनेगी। ये जनता के पास एक अवसर होगा अगले कुछ घंटों का। ऐसे में निर्वाचन आयोग की अगर रमा बात, निर्वाचन आयोग ने भी जो है अपनी पूरी तैयारियां कर दी है। तमाम जो कह सकते हैं एक तरफ से कि तो यहाँ से निर्वाचन आयोग टीमों को रवाना करे, ये उनके लिए आजकल जो है वो जो है प्रशिक्षण दे रही है कि किस तरीके से ईवीएम और तमाम चीजों को वहां पर हैंडल कर रहा है। कैमरे जो है तैयार किए गए हैं मतदान बूथ के लिए। ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दलों ने रमा अपनी जो है जोर आजमाइश करके इस शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमेगा, वहीं निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में बूथ पर पहुंचेगा और मतदान करवाएगा। इस समय जो है सबसे बड़ी जो है अगर देखा जाए रमा, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन मुद्दों को कि पिछले हम कई दिनों से देखते रहे। विपक्षी दल या जहां जो है बीआरएस पे जो है हावी रहा,
तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कालेश्वरम डैम हो या फिर 2 बेडरूम का मामला हो या फिर धरने या जो स्थानीय मुद्दे हैं, वही जो है बीआरएस की अगर बात की जाए तो बीआरएस जनता से कह रहा था कि हमने पिछले 2 कार्यकाल में बहुत सारा विकास तेलंगाना का किया है और हमें एक मौका और देना चाहिए। अब देखना होगा कि जनता का जनादेश आखिर रमा किसको जाता है। इसके लिए आपको, हमको और हमारे दर्शकों को 3 तारीख तक का इंतजार करना बिल्कुल इंतजार करना होगा। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी बताया जहां पर आप मौजूद हैं गजवेल में, जो चुनावी लड़ाई है वो काफ़ी वहां पर दिलचस्प दिखाई दे रही है और कड़ी टक्कर भी है। इसके अलावा अगर हम इस पूरे चुनाव को देखें तो जो मुद्दे हैं, जो विभिन्न दलों के दावे हैं और उसके साथ ही जो ज़मीनी हकीकत है, उसके बीच में किस तरह का एक संघर्ष दिखाई देता है? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है रमा, वो ये कि जब तेलंगाना राज्य के गठन के लिए केसी राव जब लड़ाइयाँ लड़ रहे थे तो सत्ता में आने के बाद उन्होंने, सत्ता में आने से पहले ही उन्होंने ये कहा था कि हम पिछड़ा मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर भी जनता में गाहे बगाहे आवाज़ उठती रही। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है और कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हम किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक को राज्य की सत्ता सौंपेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री का पद उन्हें देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य की जो पूरी आबादी है, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो एक बड़ी आबादी यहाँ पर जो है वो ओबीसी समुदाय की आती है, एसटी और एससी समुदाय की आती है। ऐसे में केसीआर को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा मुख्यमंत्री के नाम पर एक कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की है। केसीआर हमेशा गजवेल से ही चुनाव लड़ते रहे हैं जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, लेकिन इस बार मुकाबला यहां पर इतना त्रिकोणीय, इतना बेहद गंभीर दिखाई पड़ रहा था, जिसकी वजह से कामारेड्डी से भी उनको नॉमिनेशन करना पड़ रहा है और वहां पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनको चुनौती दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुद्दे अनेक हैं, लेकिन जनता के मन में जो बात है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी और बेकारी की जो समस्या है, जो जनता के मन में जो बात है, जनता स्पष्ट करेगी अपने जनादेश के द्वारा। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया राजेश आपका भी और उर्मिलेश आपका भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करे। अदालत को आज जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार के पास बकाया रकम का आंशिक भुगतान हो गया है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित होना चाहिए। आंशिक भुगतान का कोई औचित्य बनता नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और जो आंशिक भुगतान की बात है, पूरा भुगतान करने को दिल्ली सरकार को कहा गया है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई कि बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के दिल्ली सरकार ने पूरा जो उनका हिस्सा था आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए वो जारी नहीं किया है। और इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि वो जो बाकी बकाया रकम है दिल्ली सरकार के जिम्मे जो है, उसका भुगतान अगली सुनवाई से पहले जरूर कर दे। कोर्ट ने इस पर काफी सख्त लहजा भी अपनाया। इससे पहले भी आप याद करें रमा, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई की थी इस मामले में, तब भी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की थी और ये कहा था कि दिल्ली सरकार आखिर ये पैसे जो उनको जो पे करना है, जो उनका हिस्सा है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसका तुरंत भुगतान क्यों नहीं कर रही। और यही वजह है कोर्ट ने दिल्ली सरकार का एडवर्टीजमेंट का बजट क्या है ये तलब कर लिया था। ये जानकारी दिल्ली सरकार से मांग ली थी और पिछले रमा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त चेतावनी दी थी दिल्ली सरकार को कि अगर ये पैसा समय पर इसका भुगतान नहीं किया गया आरआरटीएस प्रोजेक्ट का, तो जो एडवर्टीजमेंट के लिए फंड एलोकेट किया हुआ है दिल्ली सरकार ने, उसमें से पैसा जारी करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट हमेशा ये कहता है कि नीतिगत मामलों में, चाहे वो किसी भी राज्य का मामला हो, केंद्र का मामला हो, नीतिगत मामलों में कोर्ट कम से कम दखल देना चाहता है। लेकिन जिस तरह से डिले किया जा रहा है फंड्स रिलीज में दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कुछ कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा कोर्ट। इसमें
देखिए जो पूरा मामला है, हालांकि ये एक सेपरेट पिटीशन यहाँ पर दाखिल की गई थी इस मसले पर कि ये प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार पैसा रिलीज नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला प्रदूषण से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो उपाय थे, चाहे वो एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो या आरआरटीएस प्रोजेक्ट हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट से दिल्ली में आने वाली गाड़ियों की संख्या कम की जा सकती है और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसीलिए जब इसमें लेट लतीफी हो रही है तो जाहिर है कोर्ट नाराज है, और अगर अगले आदेश तक रमा दिल्ली सरकार पैसा जारी नहीं करती है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कोर्ट ने जो आदेश पहले से ही दे रखा है फंड्स रिलीज का एडवर्टाइजमेंट के बजट से, उस पर कोर्ट अमल करने का निर्देश जारी कर देगा। आप नजर बनाए रखें विकास। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। एएसआई ने इसके लिए जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र पर जिला जज आज 2 बजे के बाद निर्णय करेंगे। ध्यान रहे कि श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों की पूजा अधिकार की मांग वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया था। एएसआई को 17 नवंबर तक इस सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी थी। खबर लेंगे बिहार से। बिहार में स्कूलों की छुट्टी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार सरकार ने अगले साल के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसमें हिंदू त्योहारों के मुकाबले मुस्लिम त्योहारों को तरजीह दी गई है। 2024 में ईद की छुट्टी में 2 दिन और बकरीद और मुहर्रम की छुट्टी में 1-1 दिन का इजाफा किया गया है। वहीं उर्दू स्कूलों में जुमा के दिन यानी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। और तो और महिला शिक्षकों के लिए भी परेशानी का सबब होने वाला है। उन्हें तीज और जिउतिया पर्व में भी स्कूल आने की मजबूरी रहेगी। जबकि बिहार में कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हाई स्कूलों में 35% आरक्षण है। इस पर्व को ध्यान में रखकर ही तीज और जिउतिया की छुट्टी तय की गई थी। इसके अलावा बिहार सरकार ने हिंदुओं के प्रमुख त्योहार शिवरात्रि, रामनवमी, श्रावण के अंतिम सोमवार, तीज, जिउतिया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा के अवकाश को खत्म कर दिया है। होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसे त्योहार के अवकाश के दिनों को कम कर दिया गया है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू छुट्टियों में कटौती की गई है जबकि मुस्लिम त्योहारों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। इससे साफ साफ पता चलता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। और पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं।
सलमान हैदर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से छुट्टियों का ये कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें साफ तौर पर जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी ने गंभीर इसमें आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कहना है राज्य सरकार का इस बारे में? देखिए रमा, जैसे अभी हमने सुना खबरों में कि भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है और जहां एक ओर भाजपा हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ जो राजद है और जो घटक दल है महागठबंधन के जेडीयू है, वो लोग बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। अभी अशोक चौधरी का बयान आया था कि ये जो निर्णय लिया गया है वो निचले स्तर पर लिया गया है और ऊपर के स्तर पर इसकी समीक्षा हो सकती है, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन ये कहें रमा कि तीर हाथ से निकल गया है और इन सबके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो के पाठक जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग में, वो बहुत ही तेज तर्रार माने जाते हैं, सख्त निर्णय लेते हैं। तो कल ये जारी हुआ है और इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भाजपा के नेताओं ने व्यक्त की है और राज्य सरकार अब एकदम से बचाव की मुद्रा में आ गई है। जैसा कि हमने सुना कि भाजपा इसको इस्लामीकरण के रूप में ले रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जा रहा है और ये सारी शिक्षा में सांप्रदायिकता की बात कही जा रही है। तो ये सारी परिस्थितियां बन गई हैं और अचानक से बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वो काफ़ी गर्म हो गया है। देखना होगा कि इस समय अब राज्य सरकार इस मामले को कूल डाउन करने के लिए क्या करती है। बिल्कुल, बचाव की मुद्रा में साफ नजर आ रही हैं। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। सेंथिल बालाजी ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने याचिका की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद कहा कि बालाजी का स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार को ठोस और तरल कचरे का ठीक प्रबंधन नहीं करने पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र सरकार ने आदेश पर पुनर्विचार के लिए एनजीटी में भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की हुई है। राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा में चुनावी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। जिले में चुनाव को लेकर अब तक कई गांवों में फायरिंग और पथराव की घटना सामने आई। चुनाव वाले दिन भी बाड़ी इलाके के 3 गांवों में झगड़ा हुआ था। चुनावी रंजिश को लेकर कल देर रात को बाड़ी विधानसभा के पंजीपुरा गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग और पथराव कर दिया। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिशें जारी हैं। अभी तक 10 आदमियों को हमारे द्वारा डिटेन किया जाकर और उनको थाने पहुंचाया गया है और बाकी जो अन्य हैं उनके लिए भी हम तलाशी लगातार करे हुए हैं। यहाँ से गांव से अभी कुछ लोग जो आरोपी पक्ष हैं वो भागे हुए हैं, लेकिन उनके ठिकानों पे तलाश करके और हमारी दबिशें लगातार जारी हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल जारी किया। इसके तहत दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पहल मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को नई रफ्तार देने के लिए है। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी द्वारा किए जा रहे कामों को सराहा। भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के समन्वय से हमारी आंगनवाड़ी व्यवस्था ने अब तक, आज लगभग हम नवंबर के अंत में मिल रहे हैं, अब तक हमारी बहनों ने 16 करोड़ होम विजिट्स देश भर में किए हैं। मानकों के हिसाब से जो दिव्यांगता विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत हमें प्राप्त हुई हैं, उनके अनुसार देश भर की आंगनवाड़ी बहनें बच्चों की अर्ली स्क्रीनिंग में परिवारों का और प्रशासन का सहयोग करेंगी।
गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन होगा, जिसमें आज फ्रांसीसी फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का एशियाई प्रीमियर होगा। इसके साथ ही गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की भी घोषणा होगी। अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। माइकल डगलस ने फिल्म निर्माण और वित्त के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। माइकल डगलस ने प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के बारे में कहा कि भारत बहुत अच्छे हाथों में है। और हमारे संवाददाता जया सिन्हा और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया, पूरे अगर सम्मेलन की हम बात करें तो बहुत से रंग दिखाई दिए। अब ये जो समापन समारोह है, इसमें किस तरह की तैयारी, किस तरह के रंग आप देख रही हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल रमा, अगर हम बात करें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का, तो इस बार काफ़ी शानदार रहा, बेहद ऐतिहासिक रहा इस बार का ये संस्करण, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड नंबर में एंट्रीज थी वो यहाँ भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहुंची हैं। और दुनिया के जो सबसे श्रेष्ठ सितारों की अगर आप बात करें तो वो यहाँ नजर आए इफ़ी 2023 के मंच पर। आज माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसके पहले उन्होंने यहाँ पर मास्टर क्लास ली। पूरे खचाखच भरे हॉल में यहाँ पर लोगों ने उनको सुना और उन्होंने अपने जीवन के कई खट्टे मीठे अनुभव यहाँ पर साझा किए तमाम लोगों से। उनके साथ उनकी पत्नी और विख्यात अभिनेत्री कैथरीन ज़ीटा जोन्स भी पहुंची हैं इफ़ी 2023 के मंच पर, और उन्होंने कहा कि वाकई भारत के साथ उनका एक बहुत पुराना और आत्मीयता से भरा रिश्ता है और वह ज़रूर भारतीय सिनेमा का हिस्सा बनना चाहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा, भारतीय सिने उद्योग का आज आकर्षण इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि दुनिया के जो तमाम सिने सितारे हैं, जो बड़े अभिनेता, निर्माता, निर्देशक हैं, वो आज आकर भारतीय सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ऐसी ही झलक हमें दिखी इस बार इफ़ी 2024 में। हम बात करें फिल्म बाजार की तो इस बार हम बात कर सकते हैं दुनिया भर के जो निवेशक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो पहुंचे इफ़ी में और वो चाहते हैं कि जो भारतीय कहानियाँ हैं, भारतीय फिल्में हैं, वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। समापन समारोह का इंतजार हम सभी को है, क्योंकि समापन समारोह के साथ ही घोषणा होगी कि किसको मिलेगा गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक ये वो पुरस्कार है जिसके लिए इस वक्त देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की 15 सर्वश्रेष्ठ फिल्में compete कर रही हैं। 3 भारतीय फिल्में भी हैं इसमें। हम सभी की बेहद चहीती ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म कंतारा, हिंदी फिल्म सना जो कि अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल सर्किट में लगातार धूम मचा रही है, साथ ही साथ मणिपुरी अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत से आई फिल्म मीरबीन, ये कार्बी भाषा की फिल्म है और ये पहला मौका है कि किसी कार्बी भाषा की फिल्म को भारतीय फिल्म महोत्सव में जगह मिली, भारतीय पैनोरमा में जगह मिली और साथ ही साथ उसे इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन के लिए भी चुना गया। इफ़ी 2023 में कई नई शुरुआतें हुई, नई इनिशिएटिव्स लिए गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इस बार जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म रिलीज हुई थी उनको भी यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर उनको स्क्रीन किया गया, उनका प्रदर्शन हुआ। और आज समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके लिए कई ओटीटी जो वेब सीरीज हैं वो compete कर रही हैं। आज पुरस्कारों का दिन है, सम्मान का दिन है। तमाम वो लोग जो दुनिया भर से अपनी फिल्मों को लेकर, सिनेमा का प्यार लेकर पहुंचे इफ़ी 2023 के मंच पर, आज उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की पहली फिल्म यानी कि बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो काफी सिने सितारे यहाँ मंच पे पहुंचेंगे। हम देखेंगे रेड कार्पेट पर माइकल डगलस, कैथरीन ज़ीटा जोन्स, ऋषभ शेट्टी, आयुष्मान खुराना, तमाम बड़े नाम भी आज नजर आएंगे इफ़ी 2023 में। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखे हैं जया। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन जोया विकास खंड के गांव जिवाई, फतेहपुर, अमरोहा के मोहनपुर, शुमाली, बसेड़ा, तगा, धनौरा समेत कई गांवों में पहुंची। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी प्रदर्शित किया गया। सभी गांवों में स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य एवं रसद, उज्ज्वला योजना के स्टॉल लगाए गए और केंद्रीय योजनाओं के लाभ के लिए पंजीकरण कराया गया।
इस मौके पर उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड योजना, निशुल्क राशन आदि योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर योजनाओं के लाभ के साथ पंच प्रण की शपथ भी दिलाई गई। इस सरकार में अच्छी सहूलियत है। राशन कार्ड मेरा बना हुआ 5-6 महीने पहले, राशन फ्री मिलता है, खाने की कोई टेंशन नहीं है। इस सरकार का धन्यवाद करता हूँ। इस पूरे गांव को राशन फ्री मिलता है। किसान निधि योजना जो है हमें समय समय में प्राप्त होती है और उस पैसे से हम अपने समय पर गेहूँ लाते हैं, खाद लाते हैं, दवाई लाते हैं और किसी तरह की हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ड्रोन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ लगातार संवाद भी किया जा रहा है। इसी क्रम में त्रिपुरा के जिले के चैलथेंगा के मेनामा में खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन BVFCL की तरफ से किया गया। कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहले 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश आज तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना जरूरी है। भारतीय टीम 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। भारतीय क्रिकेट टीम की युवा ब्रिगेड तैयार है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए। 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। शुरुआती 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। पिछले दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। पहले मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने 209 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट से जीत हासिल की थी। उस मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की शानदार पारी देखने को मिली थी। वहीं दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम 44 रन के अंतर से अपने नाम करने में सफल रही। दोनों मैचों में टीम इंडिया के बैटिंग टॉप ऑर्डर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान सूर्य कुमार यादव अर्धशतक जड़ने में सफल रहे। ईशान किशन अच्छी लय में दिखे और लगातार 2 अर्धशतक जड़ने में सफलता हासिल की। वहीं रिंकू सिंह ने दोनों मैचों में बेहतरीन पारी खेलकर एक फिनिशर के तौर पर अपनी अहम भूमिका साबित की है। दोनों टीमों के बीच T20 फॉर्मेट में पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। अब तक दोनों टीमें T20 मुकाबले में 28 बार भिड़ी हैं, जिसमें भारतीय टीम को 17 में जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 10 मुकाबले अपने नाम करने में सफल रहा है। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा। आज खेले जाने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने करो या मरो की स्थिति है। ये टीम हर हाल में इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बनी रहना चाहेगी। हालांकि आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया जब मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश हर हाल में जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। हरियाणा और पंजाब ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब की टीम ने कर्नाटक को 5-1 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुलहम ने वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 3-2 के अंतर से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में फुलहम ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 7वें मिनट में पहला गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद वॉल्वरहैम्पटन ने गोल कर स्कोर को बराबरी पर ला दिया। 59वें मिनट में फुलहम के लिए विलियन ने गोल कर एक बार फिर बढ़त बनाई, लेकिन वॉल्वरहैम्पटन के लिए 75वें मिनट में हुआंग ही चैन ने गोल कर एक बार फिर स्कोर बराबर कर दिया। अतिरिक्त समय में मिली पेनल्टी पर गोल कर विलियन ने फुलहम को 3-2 से जीत दिला दी। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम का आज 5वां दिन है। कतर की मध्यस्थता में हुए इस समझौते को दोनों पक्ष धीरे धीरे विस्तार दे रहे हैं। इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे के लोगों को भी छोड़ा जा रहा है। हमास 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ रहा है, वहीं इजरायल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। प्रत्येक इजरायली बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी छोड़े जा रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां संघर्ष विराम के दौरान गाजा में तेजी से मानवीय सहायता पहुंचा रही हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस सप्ताह इजरायल, वेस्ट बैंक और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। अमेरिका कह चुका है कि वो इस संघर्ष विराम को देर तक जारी रखने का प्रयास कर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बाल्टिस्तान के आह्वान पर वहां फिर बड़े विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। टैक्स में उचित हिस्सेदारी की मांग को लेकर जगह जगह भारी विरोध हो रहा है। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि वहां के पहाड़ों, पर्यटन स्थलों और आने वाले पर्वतारोहियों से पाकिस्तान खूब पैसा बना रहा है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान को उसका हक नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पर्यटन क्षेत्र से आने वाला पैसा पाकिस्तान हड़प ले रहा है। इसके अलावा टोल प्लाजा से भी करोड़ों रुपए की उगाही की जा रही है। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पूरा गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से से उबल रहा है। जो हमारे जो माउंटेन है, जो टूरिस्ट पॉइंट है, जो क्लाइंबर आते हैं, उनका जो टैक्स कलेक्ट होता है वो फेडरल गवर्नमेंट उठाती है, उसमें प्रॉपर हमारा हिस्सा नहीं है। हम वो वहाँ पे अपना हिस्सा मांगते हैं। उसके बाद जो टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर बेताशा जो पैसे आते हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट उठाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक NHA का टूल प्लाजा लगा है, उस पर भी करोड़ों रुपए सालाना इनकम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उठाती है। हम कहते हैं कि हमारा हिस्सा दे दे, जो हमारे लीगल राइट्स है, लीगल हमारे जो जगह हैं वहाँ से हमें हिस्सा चाहिए। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया गया है। ये दर्जा इमारतों, परियोजनाओं या डिजाइन्स को प्रदान किया जाता है। अंकोर वाट ने यह दर्जा इटली के पंपई को हराकर प्राप्त किया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। अंकोर वाट मंदिर दुनिया में सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसका इतिहास 800 सालों से भी अधिक पुराना है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और कंबोडिया के कोरियोम में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में यशोधरपुर कहा जाता है। अंकोर वाट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी शामिल है। इस मंदिर की दीवारों पर विभिन्न हिंदू ग्रंथों में उल्लिखित विभिन्न प्रसंगों का विस्तार से चित्रण किया गया है। ये मंदिर करीब 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। और एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में राहत और बचाव का काम जारी है। सुरंग के पास हलचल बढ़ गई है। एक एम्बुलेंस को सुरंग के अंदर ले जाया गया है। ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता ओपी यादव से, जो लगातार वहां पर मौजूद हैं। ओपी, आज जो है अच्छी खबर आने की पूरी उम्मीद है। एम्बुलेंस बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस जो है वो अंदर उसको रवाना किया गया है। किस तरह की जानकारी आप हमें देना चाहेंगे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 से सटे सिलक्यारा टनल में बीते 4.5 साल से निर्माणाधीन टनल में काम जारी था, लेकिन 12 नवंबर को मलबा ढहने से 41 मजदूर इसमें फंस गए और उसके बाद आपदा और राहत प्रबंधन कार्य लगातार जारी रहा। लेकिन अब इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये अभियान अपने अंतिम चरण में है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि जरा ये व्यू दिखाए। मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, टनल के सामने
एम्बुलेंस वैन यहाँ खड़ी हुई है, मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तैयारियां की जा चुकी है। अभी तक 55.3 मीटर तक पाइप अंदर पहुंच चुका है। मात्र 3 से 5 मीटर की दूरी का पाइप बचा है, जिसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर यह ऑपरेशन जितना लंबा चला उतनी ही उसमें सफलता भी हमें हर मोर्चे पर मिलती रही है। जितनी बाधाएं आई, जितनी चुनौतियां आई, उनसे हमारे इंजीनियर एक्सपर्ट्स निपटते रहे और 1 बाय 1 एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहे। यही वजह कि अब यह ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है और कुछ देर बाद हो सकता है इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा और उसके बाद इनको एम्बुलेंस के जरिए जिला उप अस्पताल है उत्तरकाशी का, वहाँ ले जाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सामने आप देखिए, ये जो एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, उत्तराखंड पुलिस के, आपदा मोचन बल के और जो अभियांत्रिक पुलिस बल है और अन्य तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। मैं सहयोगी से कहूँगा जरा एम्बुलेंस का व्यू दिखाएं। तकरीबन 45 एम्बुलेंस वैन खड़ी है, जिनमें आधी वैन यहाँ टनल के बिल्कुल नज़दीक आके खड़ी हो गई है। यहाँ गहमागहमी काफ़ी बढ़ गई है और हलचल जितनी तेज़ हो रही उतनी उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। 17 दिन से जो जिंदगियां इसमें फंसी हुई थी, उनको बाहर निकालने की जितनी खुशी अंदर है उतनी ही बाहर जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर भी है। क्योंकि यह ऑपरेशन जितना लंबा चला, जितनी इसमें संघर्ष आए, जितनी चुनौतियां आई, उनसे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां लगातार लगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और अमला जो राज्य प्रशासन का लगातार यहाँ दिन रात जुटा रहा और यही वजह कि इसमें तकरीबन 20 से अधिक कंपनियां और 1200 से भी अधिक कर्मचारी और अधिकारी और इंजीनियर्स दिन रात इस काम को अंजाम देने पर लगे रहे और ये अंजाम आज ऑपरेशन काउंटडाउन की ओर पहुंच चुका है। जी 17 दिन के दौरान जितनी परेशानियां आई, जितनी समस्याएं आई, उनके निदान के लिए हर बार अलग अलग मशीनें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स, देश और विदेश की एजेंसियों से जुड़े सक्षम अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर, सर्वेयर और जो दक्ष मजदूर यहाँ लाए गए, उन सब की मेहनत का नतीजा कि आज हम इस परिणाम पर पहुंच रहे हैं कि ये ऑपरेशन पूरा होने की ओर नजर आ रहा है। आप सामने देखिए, जो एम्बुलेंस खड़ी है इसके बगल में एक छोटा अस्थायी हॉस्पिटल भी बना दिया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा उसका व्यू दिखाए। सबसे पहले जब ये मजदूर बाहर निकलेंगे तो इन मजदूरों को पैरामेडिकल स्टाफ इनकी जांच करेगा। जांच करने के बाद इनको चीफ मेडिकल ऑफिसर स्तर के यहाँ 10 से 15 अधिकारी तैनात है और 10 से 15 बेड लगे हुए हैं जिन पर इनकी जांच की जाएगी और उसके बाद इन मेडिकल वैन के जरिए इनको एम्बुलेंस में बिठाकर जो चिन्यालीसोड़ जिला उप अस्पताल है वहां ले जाया जाएगा और इनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य जांच के बाद जब ये पूरी तरह फिट पाए जाएंगे तो इनको इनके घर जाने की अनुमति इनके परिजनों के साथ दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि जब बीते 17 दिन से यह अभियान चल रहा था, पहले जो नवयुगा कंपनी है, ट्रांसलेस कंपनी है और जो अन्य नवयुगा कंपनी के साथ जो सहयोगी कंपनियां हैं, गाजा कंपनी, सभी कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों को यहाँ इस अभियान में लगाया। ये अंजाम तक पहुंचे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ बुलाए गए और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया और उसके साथ ही साथ जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, हैवी लोडेड मशीन C-130 हरक्यूलिस विमान के जरिए यहाँ लाई गई। जब मशीन में खराबी आई तो उड़ीसा से, हैदराबाद से, चंडीगढ़ से, नागपुर से, कई अलग अलग जगह से यहाँ मशीनें मंगाई हुई और ये लगातार अभियान न केवल जारी रहा बल्कि इस अभियान को आगे पहुंचाने के लिए जितनी जरूरत थी केंद्र और राज्य स्तर पे उन सबको पूरा करने के लिए सरकार ने पूरी मदद की। ये सामने जो अभी भी बहुत सारी इंजीनियरिंग से जुड़े इक्विपमेंट्स पड़े हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा जरा ये दिखाएं। ये इक्विपमेंट्स बहुत दिनों से यहाँ लगातार आते जाते रहे हैं और तकरीबन 2 किलोमीटर का जो एरिया है इस टनल के आसपास, वहाँ पर मशीनें, साजो सामान से जुड़े उपकरण और बहुत सारे हैवी लोडेड उपकरण यहाँ रखे हुए हैं ताकि किसी तरह की आपदा आए और अन्य जरूरत की मशीन की जरूरत पड़े तो ज़्यादा टाइम न लगे और यहीं से इसकी पूर्ति हो जाए। इस परेशानी को आगे बढ़ाते हुए जब ऑब्स्टिकल आए उसको निपटने के लिए उतनी उत्साह और जोर के साथ जो इंजीनियर है, अभियांत्रिक विशेषज्ञ लगातार लगे रहे। अमेरिकन ऑगर मशीन का जब कटर तीन बार अटका, उसको तीनों बार बाहर निकाला गया और उसके बाद जितनी मशीन को असेंबल करने में टाइम लगा, एक्सपर्ट जहां से लाने थे उनको लाया गया और विदेशों से और देश से जितने एक्सपर्ट्स आए सभी ने जी जान से अपना मेहनत के साथ इसमें काम किया। इसके साथ साथ जो स्थानीय नागरिक है उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की और यहाँ पर एक अस्थायी मंदिर भी बना दिया। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा वो मंदिर का व्यू दिखाएं। ये बोगनाथ देवता है, स्थानीय देवता, जिसकी यहाँ मान्यता इतनी ज्यादा है कि हर दिन पूजा पाठ करने से पहले कोई काम नहीं करते यहाँ के लोग। यही वजह कि इस टनल के पास भी ये मंदिर बनाया गया और यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए न केवल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह रोज आते हैं बल्कि जो इंजीनियरिंग से जुड़े अधिकारी और जो विदेशी जो एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पूजा पाठ करते हैं। निश्चित तौर पर आस्था और विज्ञान का ऐसा महासंगम हमने देखा जिसके जरिए न केवल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं बल्कि बीते 17 दिन से जो सुरंग में फंसे हुए मजदूर उनको बाहर निकालने के लिए उत्प्रेरित भी हो रहे हैं।
इस ऑपरेशन के दौरान जितनी समस्याएं, जितनी बाधाएं आई, जितनी चुनौतियां आई, इनसे निपटने के लिए न केवल इंजीनियर बल्कि अलग अलग एक्सपर्ट आए। IIT का एक्सपर्ट का यूज किया गया, रोबोटिक का यूज किया गया, रोबोटिक कैमरों का यूज किया गया, ड्रोन का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। ऐसी तमाम तकनीकी और उपयोग में आने वाली जो मशीनें हैं, एक्सपर्टीज हैं, उन सबको यहाँ उपयोग किया गया। ये मेरे सामने जो टनल दिख रही है उसके सामने जो SDRF के कैंडिडेट खड़े हैं, बहुत सारे पैरा स्टाफ हैं। इसके अलावा जो NDRF के स्टाफ है, इन्होंने बीते 2 दिन से तैयारियां कर रखी है, किस तरह रिहर्सल करनी है, मॉक ड्रिल करके कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना है। इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई दौर की यहाँ पे अपनी तैयारी की है। जो टनल है इसमें 800 mm का जो पाइप है जिसके जरिए हमें उन मजदूरों को बाहर निकालना है, रेस्क्यू करना है, उसके लिए एक स्ट्रेचर उन्होंने तैयार किया और इसी स्ट्रेचर को बाहर निकालने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा, पूरी टनल को सैनिटाइज किया जाएगा। 800 mm का जो पाइप है उसको सैनिटाइज करने के बाद मजदूरों को स्ट्रेचर से बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकाल के इनकी जो जांच की जाएगी और उसके बाद इसके जरिए इनको बाहर निकाला जाएगा। इस ऑपरेशन की सफलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार जितनी सचेत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह के राज्य के मुख्यमंत्री से बात की। लगातार प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों के बावजूद समय निकालकर मुख्यमंत्री से बात करते हैं और जो भी मजदूर है उनका हालचाल जानते हैं, उनको किसी भी तरह की जरूरत हो उसके लिए वो बार बार उनको कहते हैं। यही वजह की केंद्र और राज्य की जो एजेंसियां उनका समन्वित कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है, बल्कि एक बेहतर तरीके से इस एक बड़े ऑपरेशन को पूरा करने के लिए हम इसके अंतिम पड़ाव तक पहुंच भी रहे हैं। तो न केवल ये अभियान एक अपने आप में रेस्क्यू ऑपरेशन है, बल्कि जिस तरह की चुनौतियां पहाड़ों में आती है उससे निपटने के लिए कैसे अनुभव लिया जाए, कैसे सीखा जाए, इसका एक बेहतरीन नमूना भी है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पहाड़ी है उसके ऊपर कई मोर्चों पे काम हुआ है। अंतिम पड़ाव पर अभियान और अच्छी खबर के इंतजार में सब और तमाम एजेंसियां कई मोर्चों पर यहां पर काम कर रही हैं। ओपी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।